वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। डाइस क्यूब के आकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, या एक क्यूबॉइड भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से 6 सरफेसेस होते हैं। सरफेसेस जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यह एक सरफेस है जो 2 नंबर लिखा हुआ है, सामने का सरफेस है। उसी तरह 1 नंबर लिखा हुआ है, वो टॉप का ऊपर का सरफेस है, और ये 3 नंबर लिखा है, ये दूसरी तरफ का सरफेस है। तो इसको सतह बोलते हैं, सरफेस। ये 6 होते हैं। किसी भी समय 3 सरफेस, जब किसी भी पोजीशन में हम लोग डाइस को रखते हैं तो 3 सरफेस एक साथ दिखता है। एक ऊपर होता है, एक सामने होता है और एक साइड में होता है। और 3 सरफेस हिडन होते हैं। जैसे 1 का अपोजिट एक नीचे है, 3 का अपोजिट इस साइड में है और 2 का अपोजिट इस साइड में, बैक साइड में है। तो ये तीनों सरफेस हमें दिखाई नहीं देते। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई भी एक मार्ग लीजिए, सेल्फ कहिए, एक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1 के लिए, तो इसके साथ एक अपोजिट होगा जो सबसे नीचे है। ये कभी इसके साथ एक साथ नहीं दिखाई देगा। और बाकी 4 जो होते हैं इसके एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट का मतलब है लगा हुआ, लगातार। जैसे ये 1 नंबर है तो इससे लगा हुआ कौन कौन है? ये 2 देखिए, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को, 1, 2, और एक है 2 के पीछे यहाँ पे इस साइड में, जो 2 का अपोजिट है 3 नंबर, और 3 का अपोजिट इस साइड में, ये चौथा। ये चारों इसके एडजेसेंट सरफेसेस हैं। कॉर्नर, कोई भी डाइस में 4 कॉर्नर होते हैं। जैसे ऊपर में देखिए, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है और यहाँ कॉर्नर है। और उसी तरह 4 कॉर्नर नीचे होते हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। तो 8 कॉर्नर हो गए। एज 12 कम एज होते हैं। एज मतलब किनारे। जैसे एक यह किनारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक किनारा है, एक किनारा है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि 4 किनारे ऊपर हैं और 4 किनारे नीचे हैं, और 4 किनारे वर्टिकल हैं, जो खड़े कॉर्नर ये इस तरह के हैं, ये भी 4 हैं। तो इस तरह से 12 एज होती हैं। जो डाइस होता है उसके सरफेस पे या तो नंबर लिखा होता है, जैसे 1 से लेकर 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा होता है, या डॉट भी दिया होता है। जैसे 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, इस तरह से। कहीं कहीं प्रॉब्लम वगैरह में जैसे सिंबल भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 पे स्टार का, दूसरा कुछ, तीसरा इस तरह का, ऐसा कोई सिंबल भी दिया जा सकता है। उससे प्रॉब्लम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे वो सभी पे समान रूप से लागू होगा। अब इसमें समझना यह है कि देखिए, अपोजिट सरफेस, या इसको फेस भी हम लोग बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3 है, विल नेवर बी विजिबल टुगेदर। जो किसी भी तरह से डाइस को आप रखिए, कोई भी पोजीशन में रखिए, जो अपोजिट फेसेस हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे है कि 1 का अपोजिट, सपोज ए नंबर, ए फेस है, इसको हम 4 कह दें, तो 1 और 4 कभी भी एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देगा। और एजेज ऑफ अपोजिट फेसेस विल नेवर टच, ये जो दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ
एक का देखिए जो एज हैं ये 4 हैं, और यहाँ 4 जो फेस है या सरफेस है उसके नीचे में दिखाए हुए हैं 4 एज। ये दोनों कभी भी ये फेस एज कभी भी आपस में एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। डाइस जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, इनको हम लोग 2 तरह में क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये होता है इस बेसिस पे कि इसकी जो मार्किंग की गई है ये कैसे की गई है। अगर डाइस स्टैंडर्ड होता है तो उसमें हमेशा अपोजिट फेस के साथ मिलकर कोई भी फेस का नंबर 7 बनाता है, मतलब सम ऑफ अपोजिट फेसेस विल ऑलवेज बी सेम एंड दैट विल बी 7 होगा। जैसे ये कब संभव होगा, जब यहाँ देखिए हम लोगों का पेयर इस तरह का हो 2 5 3 4 एंड 4 3। जब इस तरह का हो कि 1 के अपोजिट में 6 है, 2 के अपोजिट में 5 है, 3 के अपोजिट में 4 है और 4 के अपोजिट में 3 है, तो कोई भी 2 जो अपोजिट फेस है उसको जोड़िएगा तो हमेशा 7 आएगा। तो इस तरह के डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा डाइस है 1 2 3 4, अब सपोज कोई भी एक डाइस लीजिए कि 1 है, इसके अपोजिट मान लीजिए 3 कर दिया, तो 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो अब देखिए 2 का अपोजिट मान लीजिए 5 कर दिए, 3 का अपोजिट 4 कर दिए, और 4 का अपोजिट जो बच गया, नहीं सॉरी 3 का अपोजिट हमने यहाँ 1 कर दिया है, और 4 का अपोजिट मान लीजिए कि 6 है जो बचा हुआ है। तो इस केस में देखिए क्या हुआ, जो एक ये है ये तो नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि 3 का अपोजिट ए भी नहीं होगा, लेकिन 4 का अपोजिट 6 हो गया, ए भी नहीं है। तो एक ये जो पेयर है 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, यह जो पेयर है यह 7 हो गया, लेकिन बाकी पेयर 7 नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड जो नॉन स्टैंडर्ड जो डाइस होगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ अपोजिट फेसेस विल नॉट बी ऑलवेज सेम, नॉट बी ऑलवेज सेम। जैसे इस केस में 2 5 के केस में 1 3 एंड 4 6, ये सब केस में 7 नहीं आ रहा है, केवल एक केस में 7 आया 2 5। तो ये समझना है कि स्टैंडर्ड डाइस में भी 7 हो सकता है, अपोजिट फेसेस पे जो नंबर हैं उसका एडिशन सम 7 हो सकता है, लेकिन जो सभी पेयर्स बनेंगे सभी केसेस में नहीं होगा। जैसे ये आपका है, यहाँ पे सभी केसेस में हो रहा है 1 7 1 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7, उसी तरह 6 1 7 5 2 7, लेकिन यहाँ वो नहीं होगा। यहाँ 1 3 7 नहीं हुआ, 4 6 7 नहीं हुआ, 2 5 7 हुआ। तो इस तरह से जो 6 पेयर बनते हैं, अगर आप देखेंगे इसमें ये दोनों पेयर एक ही अपोजिट है, ये देखिए 3 पेयर एक्सक्लूसिवली बनते हैं। और अगर इसको उल्टा भी करके जोड़ेंगे, जैसे 6 1 को दूसरा मानेंगे तो 6 पेयर बनेंगे। तो 6 पेयर में जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें सभी 6 पेयर का सम 7 होगा, लेकिन इस केस में एटलीस्ट जो 3 पेयर में से 2 पेयर है उसका सम 7 नहीं होता है।
केवल मैक्सिमम एक पेयर का सम 7 हो सकता है। तो 6 में मैक्सिमम 2 पेयर का सम 7 हो सकता है, बाकी 4 का नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को करेंगे। देखिए, ये कुछ रूल्स की तरह लिखे हुए हैं, उसी जो हम लोगों ने वहाँ कॉन्सेप्ट देखा उसी के बेसिस पे ये कुछ रूल्स बनाए हुए हैं ताकि सवाल बनाने में हमें सुविधा हो। तो ये पहला है, ये कहता है 1 कॉमन नंबर ऑन इक्वल फेसेस इफ, ये देखिए, इन 2 पोजीशंस ऑफ सेम डाइस, मतलब सेम डाइस को अगर आपने थ्रो किया, एक बार ऐसे इस हालत में आया, दूसरा बार इस हालत में आया, और ये 3 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये 3 नंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सेम फेस कहने का मतलब कि हमेशा 3 फेस दिखाई देता है। जैसे कोई भी जो डाइस है जब आप थ्रो करते हैं तो इस तरह से आपको 3 फेस दिखाई देते हैं। तो ये मान लीजिए फेस नंबर, इसको टॉप को 1 मानिए, इसको सामने को 2 मानिए, इसको 3 मानिए। तो इसको अगर कोई भी पोजीशन में ये जो 2 है तो इसको हम लोग सेम फेस कहेंगे। जैसे इसका यह फेस और इसका यह फेस, ये सेम फेस है। इसका टॉप फेस, इसका टॉप फेस सेम फेस है। इसका साइड का फेस, इसका साइड का फेस, इसको हम लोग सेम फेस कहेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इसमें कहता है कि जो दोनों पोजीशन में है, मान लीजिए 1 नंबर कॉमन है और सेम फेस पे है। तो जैसे इस केस में देखिए, ये 3 नंबर कॉमन है और दोनों सेम फेस पे है। ऐसा नहीं है कि एक सामने वाले फेस में है एक केस में, दूसरा में टॉप में है। तो ऐसे केसेस में जो अदर सिमिलर फेस हैं उस पे जो नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे ये 3 कॉमन हो गया तो 6 का अपोजिट 4 एंड 1 का अपोजिट 5 होगा। और जो बच गया 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब इसमें देखिए एक नंबर 2 बच गया, तो ये 2 जो होगा 3 के अपोजिट होगा, क्योंकि 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, तो 2 अपोजिट होगा। अब दूसरा आ जाए कि अब एक ही कॉमन नंबर है, 1 कॉमन नंबर बटन ऑन डिफरेंट फेस, सेम फेस पे नहीं। जैसे अभी देखिए, फिर यहाँ पे 3 ही केवल कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है 3, लेकिन ए सामने है और ये साइड में है। तो ए सेम नंबर डिफरेंट फेस पे हो गया। इस केस में अब हम लोग ये नहीं कह सकते जैसे वहाँ कह रहे थे कि 6 के अपोजिट 5 है, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। 1 के अपोजिट 3 है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले यहाँ हमने लिख दिया 1 और ये 2, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए 1 और ये 2 डाइस का पोजीशन नंबर है। अब यहाँ 3 से स्टार्ट करके जो नंबर कॉमन है उससे स्टार्ट करके और क्लॉकवाइज में ऐसे आप तीनों नंबर को लिख लें। जैसे ये 3 है, इसके बाद क्लॉकवाइज 6 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 6 1। अब आ जाइए 2 पे, फिर सेम नंबर जो कॉमन नंबर है वहाँ से स्टार्ट करिए और उसी तरह क्लॉकवाइज में लिख दीजिए, तो आएगा 3 4 5। तो यहाँ देखिए 3 4 5। अब जब आपने लिख दिया, अब जो नंबर आए वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे 1 का अपोजिट 5 है, 6 का अपोजिट 4 है और 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको जब कट करेंगे और जो नंबर बच गया 2 वो इसका अपोजिट है। अब तीसरा जो रूल है ये देखिए, 2 नंबर्स आर कॉमन, बैलेंस थर्ड फेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अब कहता है कि इसमें मान लीजिए कि 2 नंबर कॉमन हो गए,
यहाँ पे देखिए ए भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, 1 और 2 नंबर कॉमन हो गए, तो केवल एक जो नंबर है तीसरा बच गया और इस केस में चौथा बच गया। उससे नहीं मतलब कि किस फेस पे है, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये देखिए, और ये जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं। अब हमको सबका नंबर निकालना है, अपोजिट कौन सा होगा। तो देखिए 3 और 4 आपको पता हो गया कि अपोजिट है। इसको ऐड करके देखने से लगता है, पता चलता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो रहा है। तो अब 2 के अपोजिट 5 और 6 में से कोई एक होगा और 1 के अपोजिट भी यही 5, 6 में से कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 आ गया, तो 5 और 6 2 बचे हुए हैं। तो अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो अपोजिट के साथ ऐड करने से 7 आना चाहिए। तो 2 के अपोजिट में 5 होगा और 1 के अपोजिट में 6 होगा। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग आसानी से निकाल ले सकते हैं। इनफैक्ट ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके इसी का सब पार्ट, एक पार्ट ए भी है और ए भी है। तो अब एक दूसरे तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं डाइस फॉर्मेशन का। इसमें जैसे आप इमेजिन करिए कि कोई डाइस है और वो खोखला है, हॉलो है, मान लीजिए पेपर का बना हुआ है, उस पे सब पे नंबर लिखे हुए हैं और वो उसको आप खोल दें तो जैसा दिखेगा वो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको कहते हैं ये देखिए स्ट्रक्चर। अब एग्ज़ाम में यह दिया रहेगा और इससे आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कि किस फॉर्म में किस तरह का डाइस रहेगा। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर देगा। तो इसके लिए जो पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है, आइए फिर से उसी का यूज करके कैसे हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे वो देखना है। जब भी डाइस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, डाइस स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन डाइस स्ट्रक्चर इज गिवन, फर्स्ट अपोजिट फेसेस एज विल नॉट टच। हम लोगों ने वहाँ देखा था कि जो अपोजिट फेस होते हैं डाइस के, उसके जो एज होते हैं, जैसे हमने देखा था कि टॉप का मान लीजिए चारों एज है और बॉटम का चारों एज है, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते। तो टच करने का मतलब है कि न तो कोई कॉर्नर कॉमन होगा न कोई एज कॉमन होगा। जैसे अभी आप देखिए ये 1 नंबर है, इसमें ये 4 एज हैं और 4 कॉर्नर हैं। अब ये 6 नंबर देखिए, ये टच कर रहा है क्योंकि यह एज कॉमन हो गया, और ये 2, यह और यह कॉर्नर भी कॉमन हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे को एज के थ्रू टच कर रहे हैं। अब देखिए 1 और 2 में आइए, ये 1 है, ये 2 है, इसका कोई भी एज कॉमन नहीं है। इसका एज, ये चारों एज ए हैं और इसके चारों एज ए हैं, कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें एक कॉर्नर कॉमन हो गया, तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एज के थ्रू। ये देखिए ए, इसके ए दोनों एज और इसके ए दोनों एज इस कॉर्नर पे टच कर रहे हैं। तो एक का अपोजिट 6 नहीं हो सकता और एक का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये टच कर रहे हैं इसके एजेज। अब जैसे 3 पे आ जाइए, इसका देखिए कोई भी एज इसको टच नहीं कर रहा है, तो इस तरह के हालत में हो सकता है। उसी तरह इसका भी नहीं कर रहा है, इसका भी नहीं कर रहा है। लेकिन अब कौन एक ही होगा अपोजिट,
तो उसको देखने के लिए अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। एक ये हो गया कि इसको हम लोग समझ गए कि टच नहीं करेगा। अब कहता है अपोजिट फेसेस विल बी इन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 3 चीज़ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ट्रिपलेट का मतलब होगा 1 को छोड़ के, जैसे यहाँ से शुरू करें तो 2 को छोड़ के 3 1 का ट्रिपलेट हुआ, 2 से शुरू करें तो 2 का छोड़ के 4 इसका ट्रिपलेट होगा, इस तरह का। उसी तरह अगर मान लें इधर है 5 7 8, तो 5 का ट्रिपलेट आप काउंट करेंगे तो 7 होगा, 2 का ट्रिपलेट 8 होगा। इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। तो दूसरा चीज़ होता है कि जब भी ऐसा होता है तो देखिए एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब पड़ा हुआ, जैसे यह लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है और यह लाइन आपका वर्टिकल है। तो अगर कुछ इस लाइन पे हैं और कुछ इस लाइन पे हैं, जैसे यहाँ भी देखिए यह वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हमेशा जो ट्रिपलेट होगा, फेस अपोजिट फेसेस होंगे, चाहे तो इस लाइन पे आएंगे या इस लाइन पे आएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो लाइन है मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, तो भी ए लाइन और ए लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ से ट्रिपलेट इस पे आ सकता है और इस पे यहाँ से इस पे यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो अब सेकेंड में कहता है देखिए कि अपोजिट फेसेस विल बी इन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट हम लोगों ने समझ लिया कि जब भी काउंटिंग करेंगे तो 1 को छोड़ के। अब तीसरा कहता है अपोजिट फेसेस विल बी इन सेम ओरिएंटेशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कि दोनों जो फेसेस होंगे वो चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे या वर्टिकल लाइन पे आएंगे। इस तरह का लाइन हॉरिजॉन्टल हुआ, ये लाइन वर्टिकल हुआ। और जब हॉरिजॉन्टल देखेंगे या वर्टिकल देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ है यहाँ है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ है और ये यहाँ है। इस पे है तो इसके साथ हो सकता है, यहाँ है तो इसके साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, या एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है और ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है। फिर से देख लें, इसको वर्टिकल बोलते हैं खड़ी लाइन को, और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं पड़ी लाइन को। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। तो या तो ये वर्टिकल लाइन पे दोनों रहेंगे या दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेंगे, मिक्स्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो देखिए ये यहाँ हमारा ये वर्टिकल लाइन है, ऐसे है, और इसमें 2 हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, एक इधर है एक इधर है, और एक ही नंबर यहाँ दिया हुआ है और एक ही नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों पेयर हो गए। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला का पेयर हॉरिजॉन्टल में ही होगा, वर्टिकल में नहीं होगा। तो इसलिए 1 का पेयर 5 हो गया। अब देख लीजिए ये ट्रिपलेट बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब देखिए 1 है, इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है इस कॉर्नर के थ्रू, और उसी तरह ये 5 भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 5, तो 1 2 बच गया। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट में है, तो ये भी क्वालिफाई कर रहा है। अब विल नॉट टच फेसेस एज। अब देखिए इसके एज और इसके एज एक दूसरे को कोई एज या कॉर्नर टच नहीं कर रहा है, कॉमन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया कि 1 का अपोजिट 5 हो गया। अगर ये पता चल गया तो अब देखिए 6 का, चूँकि वर्टिकल इसी में से होना है और ट्रिपलेट में होना है, तो काउंट करेंगे यहाँ से तो 1 को छोड़ के 3 हो गया। उसी तरह 2 का 3 को छोड़ के 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पेयर बन गया कि 1 जो है
वो 5 के साथ है, अपोजिट है। 6 जो है उसके साथ अपोजिट में 3 है, और 2 का अपोजिट 4 है। ये हमारे पेयर बन गए। अब देखिए, ये कभी भी जैसे 1 और 5 अपोजिट हैं, तो कोई भी पोजीशन में 1 और 5 दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। 6 और 3 अपोजिट हैं, कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। 2 और 4 एक साथ नहीं दिखाई देंगे। तो अब हम लोग आइए देखते हैं इस केस में। देखिए 1 और 5 एक दूसरे दिखाई दे रहे हैं एक साथ, तो ये नहीं हो सकता, गलत दिया है। अब यहाँ देखिए 6 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि ये देखिए हमारा पेयर है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखिए 1 और 2, 1 2 3, 1 का अपोजिट 5 है, वो यहाँ पे एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है। 2 का अपोजिट 4 है, नहीं दिखाई दे रहा है। 3 का अपोजिट 6 है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये करेक्ट है। अब उसी तरह यहाँ देखिए 1 और 5 दिखाई दे रहे हैं, तो नहीं हो सकता, तो यह नहीं हो सकता। अब आइए इसमें देखते हैं। अब देखिए इसमें ये यहाँ पे 1 है। अब ये 2 3 वर्टिकल हो गया, लेकिन यहाँ एक और वर्टिकल है 4 6, और यहाँ 5। तो देखिए ये कैसे बनाया है। ये आपका बेसिकली या इसको देखिए ये इस तरह से है। ये इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए ये लाइन, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ इसका जो भी होगा वो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। उसी तरह ये जो वर्टिकल है इस पे जो भी होगा वो यहाँ से लेके इस पे कहीं भी हो सकता है। ये दोनों वर्टिकल है। तो अब आइए देखते हैं। यहाँ ये 1 है, तो हम लोग जानते हैं इसको हॉरिजॉन्टल पे होना है। ये 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है इसका अपोजिट, लेकिन 3 देखिए कॉमन है, ये यहाँ पे हो रहा है, कॉमन है, टच कर रहा है। एक कॉर्नर कॉमन है, तो इसलिए ए एजेज इसके टच कर रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं हो सकता। तो जब काउंट करेंगे 1 3 और 4, तो ये ट्रिपलेट हो गया, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, टच नहीं कर रहे हैं। तो आपका 1 और 4 पेयर बन गया। अब देखिए 2 जो है वो वर्टिकल में है, जैसे यहाँ हमने बताया ये वर्टिकल में है, तो इसका अगेन वर्टिकल में ही होगा। तो देखिए 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि सटा हुआ है। अब 4 और 6 में से होगा। 4 ऑलरेडी 1 के साथ चला गया, तो बच गया 6 होगा। देख लीजिए ये 2 है, इसके साथ 3 है और 6 है, तो काउंट करेंगे 2 3 6, तो 2 का ट्रिपलेट 6 हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब 3 का ट्रिपलेट देखिए, 3 ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, तो ये इसके साथ 5 के साथ होगा, एक ही बच भी गया। तो इस तरह से हमारे जो पेयर बन गए वो हो गए, देखिए 1 4 2 6 3 5। तो अब जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कोई भी पोजीशन में 1 4 एक साथ नहीं दिखेंगे, 2 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, 3 5 एक साथ नहीं दिखेंगे। अब आइए देखिए 1 4 यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, नहीं संभव है। उसके बाद 1 2 4
यहाँ 1 और 4 फिर एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये नहीं संभव है। 1 6 5, 1 का अपोजिट देखिए 4 है, नहीं दिख रहा है। 6 का अपोजिट 2 है, नहीं दिख रहा है। और 5 का अपोजिट 3 है, नहीं दिख रहा है, इसलिए यह संभव है। यहाँ 1 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 का अपोजिट 5 दोनों साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ ये प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। 1 2 3 और 1 4। देखिए ये 3 पोजीशन दिखाया हुआ है। एग्ज़ाम में इस तरह के बहुत प्रॉब्लम आते हैं। जो भी हमने देखा है उसी सब तरह के प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आते हैं। ये सब एग्ज़ाम्स के ही प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए ये 3 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट कैसे पेयर दिया हुआ बना हुआ है, कैसे राइटिंग नंबर लिखा गया है, कौन सा फेस का अपोजिट में, नंबर का अपोजिट में किसको रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए ये कोई भी हम इसको और इसको कंसीडर करते हैं। इसमें 2 6 4 नंबर है, इसमें 1 6 3 नंबर है, तो ये 6 हमारा कॉमन हो गया और ये सेम फेस पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अगर आप फिर से चाहें तो क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा है कि 6 से स्टार्ट करके और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर को लिख देंगे। तो जैसे ये आपका 6 4 और 2 नंबर लिख दिए। उसी तरह अब यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज में घूमते हुए नंबर को लिख देंगे। तो 6 1 और 3 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों सेम नहीं हो सकता, तो इसके लिए जगह पे क्या होगा, 1 2 3 4 नंबर आ गए, 5 बच गया। तो यहाँ 6 के अपोजिट में 5 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 1 हो गया और 2 के अपोजिट में 3 हो गया। ये हम लोगों का देखिए 6 के अपोजिट में 5 हो गया, 4 के अपोजिट में 1 हो गया और 2 के अपोजिट में 3 हो गया। अगर पूछे ये कैसा डाइस है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहाँ देखिए उसी तरह से दिया हुआ है। ये दोनों को देखिए, इसमें क्या कॉमन है, आपका 1 कॉमन है और सेम फेस पे नहीं है, डिफरेंट फेस पे है। तो उसी तरह से आप नंबर को इस क्लॉकवाइज फॉर्मेट में लिख के और आइडेंटिफाई कर लें, देख लें उसको। आप थर्ड से चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोगों ने बनाया, अब देखिए 6 5 4 1 और 3 2 ये सब एक साथ नहीं दिखेंगे। तो अगर 2 दिख रहा है तो इसमें 2 का अपोजिट में 3 का नंबर नहीं दिख रहा है, 5 है तो 5 का अपोजिट 6 नहीं दिख रहा है, और 1 है तो 1 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको 2 ही पोजीशन लेके बनाने के लिए काफ़ी होगा। तीसरा आप चेक कर सकते हैं, नहीं भी चेक करेंगे तो वो करेक्ट होना ही होना है। उसी तरह यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी आप जैसे यहाँ पे मान लें क्या है, आप देखिए लिख लीजिए 1 3 6 और यहाँ लिख लीजिए 1 2 4। तो मतलब 6 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 2 है और 1 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता। तो क्या बच गया, बच गया 5 है। अब तीसरा से आप चेक करना चाहें तो देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 का अपोजिट 6 है, इसमें नहीं दिख रहा है तो सही है। उसके बाद 3 दिख रहा है तो 3 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा है, सही है। 5 दिख रहा है तो 5 का अपोजिट 1 नहीं दिख रहा है, सही है।
उसी तरह से यहाँ पे भी आप थर्ड केस में आराम से कर सकते हैं कि देखिए अभी दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 3 6। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यहाँ कैसे लिखेंगे 5 4 और 2। 5 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता और नंबर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए 1 नंबर यहाँ आ गया। तो अब देखिए 6 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया। अब यहाँ से इसको चेक कर लीजिए, 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है, और 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा है, इसलिए ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ स्ट्रक्चर है, आप देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल है वो वर्टिकल में रहेगा और ट्रिपलेट बनाएगा। तो यहाँ 2 से काउंट करिएगा तो 4 बनेगा। तो एक ए पेयर तो हो ही गया, तुरंत आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बच गए हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल में ट्रिपलेट, तो 1 5 रहेगा और 3 का उसी तरह से 6 रहेगा। तो ये आपका पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ इसमें 2 और 4 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, दोनों अपोजिट नंबर्स दिख रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए 1 है तो 5 नहीं दिख रहा है, 4 है तो 2 नहीं दिख रहा है, 6 है तो 3 नहीं दिख रहा है, इसलिए यह है। उसके बाद ये देखिए 2 के साथ 2 है तो 4 नहीं है, 6 है तो 3 नहीं है, 1 है तो 5 नहीं है, तो ये भी संभव है। लेकिन आपका प्रॉब्लम में क्या दिया है, व्हिच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये दीज 2 ऑप्शंस आर पॉसिबल, ये भी संभव है और ये भी संभव है और यह संभव नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा कि दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।